अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम मैकेनिक्स के हवाले से कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन्स में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व्स के हवाले से स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग और उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व्स को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। उसी हवाले से आज एक कॉन्सेप्ट टेनेसिटी का डिस्कस होगा कि फाइबर्स के हवाले से या यान के हवाले से उनकी स्ट्रेंथ कैसे डिनोट की जाती है। फिर पॉइजन्स रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल्स एंड इसोट्रोपिक मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स और क्रीप और फटीग का कॉन्सेप्ट। तो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की बार हो, जिसको प्रिज्मेटिक बार कहते हैं, उसके ऊपर अगर लोड P अप्लाई किया जाए जो कि स्ट्रेचिंग लोड हो, तो उसका अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तो इस लोड या स्ट्रेस को जो कि डेवलप होता है बार के अंदर, वो उसको अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A से डिवाइड करें तो हमारे पास स्ट्रेस आती है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर यान्स के ऊपर अप्लाई करना हो तो यान का चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, और दूसरा ये कि चूँकि यान की लेंथ के अलोंग जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो प्रिसाइज़ भी नहीं होता, वो वेरी कर रहा होता है, फिक्स नहीं होता। तो इस वजह से इस डिफ़िकल्टी की वजह से जो यान की स्ट्रेंथ है उसमें फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया की बजाय यान की लीनियर डेंसिटी से उसको डिवाइड किया जाता है। और लीनियर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बीइंग टेक्सटाइल स्टूडेंट्स हमें बड़ी अच्छे तरीके से पता है। तो यान के हवाले से अगर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो फोर्स डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी स्पेसिफिक स्ट्रेस कहलाती है, और वो वाली स्पेसिफिक स्ट्रेस जिसमें हम ब्रेकिंग फोर्स का यूज़ करें डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी, तो इसको हम टेनेसिटी कहते हैं। तो टेनेसिटी इज़ डिफाइंड एज द स्पेसिफिक स्ट्रेस कॉरिस्पॉन्डिंग विद द मैक्सिमम फोर्स ऑन द फोर्स एक्सटेंशन कर्व, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये अल्टीमेट ब्रेकिंग फोर्स होती है डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी ऑफ द यान। तो ये था कॉन्सेप्ट टेनेसिटी का। इसके बाद हमने जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये प्रिज्मेटिक बार हो, यानी कि ऐसी बार जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब इसके ऊपर लोड P अप्लाई करें अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस, तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है वो उसमें चेंज आएगी, ये बार इलोंगेट करेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसको हम कहते हैं स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेकिन इस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ साथ ये जो ट्रांसवर्सल डायरेक्शन है बार की, इसके अलोंग भी कोई स्ट्रेन आती है कि नहीं आती। तो जब बार इलोंगेट करती है अंडर स्ट्रेच्ड कंडीशन, तो इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी चेंज आती है, स्ट्रेन आती है। तो दो स्ट्रेन्स होगी, एक है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस के अलोंग, एक है ट्रांसवर्स एक्सेस के अलोंग। जब बार स्ट्रेच्ड होती है तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस के अलोंग लेंथ में इंक्रीज़ होता है, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसमें जो इसकी डायमेंशन है उसमें इसकी डिक्रीज़ होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी इलोंगेशन होती है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन है उसको लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस में इंक्रीज़ इन लेंथ है स्ट्रेन है उसको एक्सियल स्ट्रेन कहते हैं। इन दोनों स्ट्रेन्स के दरमियान जो रेशो हो उसको पॉइजन्स रेशो कहते हैं। तो ये जो रेशो है इसमें जो लेटरल स्ट्रेन है वो फ्रैक्शन होती है लीनियर स्ट्रेन का या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है वो ज़्यादा होगी और जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है वो कम होगी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है फिर ये कम होगी, तो ये 1 से वैल्यू इसका आंसर कम आएगा। और इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन इसलिए रखा जाता है ताकि इक्वेशन पॉजिटिव बन जाए। तो पॉइजन्स रेशो फिर सिंपली रेशो है लेटरल स्ट्रेन की एक्सियल स्ट्रेन के साथ। अब इस इक्वेशन में जो हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया वो इसलिए यूज़ किया ताकि जो पॉइजन्स रेशो है इसकी
जो है ये हमें पॉजिटिव मिले, क्योंकि ये फिर एक मटेरियल प्रॉपर्टी भी है। पॉइजन्स रेशो जो है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, यानी कि ये मटेरियल स्पेसिफिक भी है, इससे हम मटेरियल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होगी उसमें फाइनल लेंथ जो है वो इनिशियल फाइनल डायमेंशन जो है वो इनिशियल डायमेंशन से कम होगी, तो इसलिए ये आंसर नेगेटिव आएगा। तो जब लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव आंसर इक्वेशन का जो नेगेटिव है वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरीके से हमें जो पॉइजन्स रेशो का आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये इक्वेशन को नेगेटिव रखने का मकसद ये होता है कि जो लेटरल स्ट्रेन जो नेगेटिव में होती है उसको पॉजिटिव कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम ऑक्जेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो पॉइजन्स रेशो है वो नेगेटिव ही होती है। ये कौन से मटेरियल होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जब इनको स्ट्रेच किया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्ट्रेचिंग करें तो बजाय इसके कि जो लेटरल डायरेक्शन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो, जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की बजाय इन मटेरियल्स में जब स्ट्रेच करें हम तो लेटरल डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता है। तो इस इंक्रीज़ की वजह से जो लेटरल स्ट्रेन है वो नेगेटिव की बजाय वो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो लेटरल स्ट्रेन भी पॉजिटिव, एक्सियल स्ट्रेन भी पॉजिटिव, तो इसका फिर जो पॉइजन्स रेशो है वो नेगेटिव आता है। तो इस तरीके से इस रूल में ये एग्जाम्पशन है कि जो एक्सोटिक मटेरियल्स होंगे उनकी जो पॉइजन्स रेशो है वो नेगेटिव हो। अब जो पॉइजन्स रेशो है ये कांस्टेंट होती है, लेकिन ये लीनियरली इलास्टिक रीजन में ही कांस्टेंट होती है, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का वो वाला इनिशियल पोर्शन जिसमें प्रोपोर्शनल पॉइंट तक या यील्ड पॉइंट तक जब तक मटेरियल जो है विद इन इलास्टिक लिमिट रहता है तो उस रीजन के अंदर ये रेशो कांस्टेंट रहती है। और अगर फ़र्ज़ करें मटेरियल का बिहेवियर नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर बिहेवियर वाले मटेरियल में इस रेशो को पॉइजन्स रेशो की बजाय कॉन्ट्रैक्शन रेशो कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन रेशो उस स्पेसिफिक केस में जिसमें कि मटेरियल का बिहेवियर लीनियरली इलास्टिक हो उसमें उसको पॉइजन्स रेशो कहते हैं। अब पॉइजन्स रेशो को कांस्टेंट कैसे होती है इसको डिस्कस करते हुए हम दो और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स के हवाले से हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो पॉइजन्स रेशो है ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट, इसको एक होना चाहिए और ये कांस्टेंट होगी। तो ये थ्रू आउट जो लीनियरली इलास्टिक रेंज है उसमें कांस्टेंट कब होती है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है। तो ये जो हमने एग्जांपल ली थी प्रिज्मेटिक बार की, इसमें जो लेटरल स्ट्रेन है रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू द एक्सियल स्ट्रेन एज द लोड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट इसमें लोड इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, जो लेटरल स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल रहती है एक्सियल स्ट्रेन के। हाउएवर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द लोड, लेकिन एक अगर हमारे पास लोड हो तो उसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस होती हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है। कब? किस मकसद के लिए? ताकि ये जो लेटरल स्ट्रेन है और जो एक्सियल स्ट्रेन है इनके दरमियान जो रेशो है जो कि पॉइजन्स रेशो है ये कांस्टेंट रहे। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं? उनमें से एक कंडीशन ये है कि मटेरियल मस्ट बी होमोजीनियस, कि मटेरियल की जो कंपोजिशन है, जैसा कि हम इस एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, तो ये जो प्रिज्मेटिक बार है ये अगर मेटल की है फॉर एग्जांपल, तो इस बार के अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो। ये एक कंडीशन है पॉइजन्स रेशो के इस बार के अलोंग हर पॉइंट के ऊपर सेम होने के, कांस्टेंट होने के। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल अगर फॉर एग्जांपल होमोजीनियस भी हो तो ये कंडीशन पूरी हो जाए। मिसाल के तौर पे जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि हैविंग अ होमोजीनियस मटेरियल डज नॉट मीन दैट द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर द सेम इन ऑल डायरेक्शंस, कि अगर मटेरियल होमोजीनियस भी हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम डायरेक्शंस पे सेम होंगी। मिसाल के तौर पे वुड पोल है, इसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो एक्सियल डायरेक्शन में और होता है, लेटरल डायरेक्शन में और होता है, और जो लेकिन कंपोजिशन उसकी सेम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो है अगर होमोजीनियस भी हो तो भी
एक दूसरी कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, वो ये है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ मस्ट बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस, के जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम डायरेक्शन में, यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो या उसकी लेटरल डायरेक्शन, उसकी ये एक्सियल डायरेक्शन हो, इसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हों कि मटेरियल जो है वो होमोजीनियस भी हो, यानी कि सेम कंपोजिशन हो उसकी, उससे क्या होगा कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी एट एवरी पॉइंट। लेकिन ये सफिशेंट नहीं है कि अगर होमोजीनियस मटेरियल हो, यानी कि उसकी कंपोजिशन सेम हो, तो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हों हर पॉइंट के ऊपर। तो इसके लिए हमने वुड की एग्जांपल, वुड पोल की एग्जांपल ली, तो इसके साथ फिर दूसरी कंडीशन आई कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ मस्ट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी उसकी हर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। तो ऐसा मटेरियल फिर जिसमें कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हर पॉइंट पे सेम हो और वो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के ऊपर ऑल डायरेक्शंस में उसमें सेम हो और डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के ऊपर उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ना करें, तो ऐसे मटेरियल को आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। कि मटेरियल्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शंस वेदर एक्सियल, लेटरल और एनी अदर डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। तो जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। फॉर एग्जांपल मेटल्स, के मेटल्स जो हैं उनमें लेटरल स्ट्रेन विल बी सेम इफ़ बोथ कंडीशंस आर मेट, कि अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं तो जो लेटरल स्ट्रेन है वो हर पॉइंट के ऊपर बार के अंदर सेम होगी। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल, जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के ऊपर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ना करें, तो ऐसे मटेरियल को आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। इसके बरक्स एक दूसरी तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनको हम एनिसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं, कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं वेरियस डायरेक्शन में। तो क्यों डिफ़र करती हैं? क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं, कि जिस डायरेक्शन में आपकी लोडिंग है उस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं, जिस डायरेक्शन में जो दूसरी डायरेक्शंस हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। मिसाल इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो टेक्सटाइल रीइंफोर्स्ड या फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स होते हैं। कि फाइबर रीइंफोर्स्ड जो कंपोजिट्स होते हैं उनमें मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स एक डायरेक्शन में ले किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक कंपोजिट का पार्ट है, अगर फैब्रिकेटेड कंपोजिट है तो इसमें जो फाइबर्स हैं वो इस डायरेक्शन में होंगे। तो इस डायरेक्शन में चूँकि जब जो फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट्स होते हैं उनमें जो स्ट्रेंथ देने वाला पार्ट होता है वो फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे उस डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी और दूसरी डायरेक्शन में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो इसका मतलब है कि जो यंग्स मॉडुलस है या इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस डायरेक्शन में फाइबर की ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में और होंगी, बेहतर होंगी, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, जो दूसरी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टीज़ कम होंगी। तो फाइबर इनफोर्स composites are an example of anisotropic material. Elastic modulus is different in 3 directions of the composite laminates. तो इस तरीके के जो कंपोजिट लामिनेट्स होते हैं उसमें इलास्टिक जो मॉडुलस है वो तीनों डायरेक्शंस में डिफरेंट होगा, यानी कि उसकी लेंथ के अलॉन्ग उसकी वैल्यू कुछ और होगी, उसकी जो विड्थ है उसके अलॉन्ग उसकी वैल्यू कुछ और होगी और उसकी थिकनेस के अलॉन्ग उसकी कुछ वैल्यू और होगी। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करें, इन मटेरियल्स को हम एनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स कहलाते हैं। और अगर टेक्सटाइल के हवाले से इनकी एग्जांपल देखें तो फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स जो हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है एक डक्टाइल मटेरियल्स का, कि हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स के हवाले से डिस्कशन की थी उसमें ये कर्व हमने डिस्कस की थी। तो इस कर्व को अगेन अगर आप देखें तो आपको यील्ड पॉइंट से आगे फ्रैक्चर पॉइंट तक जो रीजन है इसमें आपको स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये हमें ये बता रही है कि जब मटेरियल फ्रैक्चर करता है पॉइंट एफ के ऊपर तो इस फ्रैक्चर पॉइंट के तक मटेरियल जो है उसमें स्ट्रेन बहुत आती है, यानी कि यील्ड पॉइंट से आगे स्ट्रेस का लेवल कम बढ़ता है लेकिन जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो ऐसे तमाम मटेरियल जो फ्रैक्चर होने से पहले एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन देते हैं, इन मटेरियल्स को हम डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव हो जाने के बाद यहाँ से आगे नेकिंग का फिनोमिना भी होता है।
तो डक्टाइल मटेरियल्स जो है उनमें नेकिंग भी होती है, वो एक इंडिकेशन होती है जो आपको बता भी देती है कि मटेरियल जो है वो उसका फेलियर होने वाला है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी जो डक्टाइल होते हैं उनको हम प्लास्टिकली ड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि ये असल में एक्चुअली प्लास्टिक डेफॉर्मेशन है। डेफॉर्मेशन दो तरह की होती है, जब लोड अप्लाई होता है तो डेफॉर्मेशन जो दो तरह की हमने स्टडी की हुई है उसमें एक वो है जो कि रिकवर हो जाती है, जो इस रीजन तक रहती है। इस रीजन से ऊपर अगर फर्दर लोड अप्लाई करें तो जो डेफॉर्मेशन होती है वो प्लास्टिक होती है, वो रिकवर नहीं होती, कुछ पार्शली रिकवर हो जाती है, कुछ रिकवर नहीं होती, कुछ परमानेंट उसमें अंदर सेट रहता है। तो एबिलिटी टू बी ड्रॉन आउट प्लास्टिकली जो है ऐसे मटेरियल को जो है वो डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल की डक्टिलिटी को अगर असेस करना हो तो दो इंडिकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि ऐसे मटेरियल जब उनकी टेस्टिंग करते हैं तो नेकिंग होती है और नेकिंग के ज़रिए से उनकी इंक्रीज इन लेंथ होती है। तो परसेंटेज इलोंगेशन के लेंथ में इंक्रीज़ कितना हुआ, ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि ये आपको बताया कि मटेरियल कितना डक्टाइल है। अगर परसेंट इलोंगेशन ज़्यादा है तो मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है, अगर परसेंट इलोंगेशन कम है तो मटेरियल कम डक्टाइल है। और ये परसेंट इलोंगेशन क्या होती है कि इनिशियल फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ के, तो इंक्रीज़ इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो उसकी लेंथ है वो। और दूसरा एक इसका इंडिकेटर ये हो सकता है कि चूँकि जब जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो उनमें नेकिंग का फिनोमेना होता है, तो जब नेकिंग हो रही होती है तो डिक्रीज़ इन एरिया भी होता है कि नेकिंग वाला एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। तो एक इंडिकेशन फिर ये हो सकती है कि रिडक्शन इन एरिया कितनी है। अगर ज़्यादा रिडक्शन है तो मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है और अगर कम रिडक्शन है तो मटेरियल कम डक्टाइल है। तो इसके लिए हम मटेरियल का जो फाइनल एरिया हो, जो कि ये वाला एरिया फाइनल है, फाइनली टेस्ट के बाद है, उसको अगर माइनस, उसमें से अगर माइनस कर दे इनिशियल एरिया जो टेस्ट से पहले हमारे पास था, तो जो रिडक्शन परसेंट रिडक्शन इन एरिया आएगी वो एक इंडिकेशन होगी कि मटेरियल जो हमें बताएगी कि मटेरियल की डक्टिलिटी का लेवल क्या है, कम है या ज़्यादा। डक्टाइल मटेरियल्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिटल मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जो फेलियर से पहले ज़्यादा स्ट्रेन का लेवल हमें ना दें, ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। ऐसे मटेरियल्स में नेकिंग नहीं होती, यानी कि नेकिंग का मतलब ये कि जो मटेरियल डक्टाइल होते हैं उनकी जब फ्रैक्चर होने लगता है तो उनमें नेकिंग का फिनोमेना होता है, लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो ये नेकिंग का फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करते। वो लिटिल इलोंगेशन देते हैं आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट के, जब उनकी प्रोपोर्शनल लिमिट रीच कर जाती है तो उसके बाद थोड़ी सी वो स्ट्रेन दे सकते हैं फेलियर से पहले। तो ये जो लिटिल स्ट्रेन होती है, लिटिल स्ट्रेन या नो स्ट्रेन जो मटेरियल दें बिफोर फ्रैक्चर, उनको हम ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल जो हैं वो कंक्रीट है, स्टोन है, कास्ट आयरन है, ग्लास है। ग्लास को आप कह सकते हैं कि ये एक आइडियली ब्रिटल मटेरियल है। इसकी अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो उसमें जितनी स्ट्रेन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है मे बी इतनी भी नज़र ना आए। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है कि जैसे ही इसका अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है वो रीच करती है तो ये यकदम फ्रैक्चर हो जाता है, और ये इतनी कम स्ट्रेन भी नहीं देता जो ग्लासेस होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन के हवाले से एक कॉन्सेप्ट करीब का आता है। तो करीब ऐसा फिनोमेना है जो कि जिसकी वजह से भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आती है। यानी कि जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स को पढ़ा था तो एक तो ये था कि आप जब यील्ड पॉइंट आ जाता है मटेरियल का तो उससे आगे फर्दर स्ट्रेस अप्लाई करें तो मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डेफॉर्मेशन होती है। और अगर आप स्ट्रेस का लेवल विद इन इलास्टिक लिमिट रखें तो जो डेफॉर्मेशन आती है वो इलास्टिक रीजन में चूँकि होती है, तो जैसे ही आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं वो डेफॉर्मेशन कवर हो जाती है, वो स्ट्रेन रिकवर हो जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप विद इन इलास्टिक लिमिट भी हों और यानी कि उस लेवल की स्ट्रेस अप्लाई करें कि जिसको आप रिमूव कर दें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल जो शेप है उसमें वापस आ जाए, ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ जाए और अपनी स्ट्रेन जो है वो रिकवर कर ले। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट हमने अप्लाई की जिसके बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ गया,
इसमें अगर हम एक टाइम का फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दें कि इस विद इन इलास्टिक लिमिट के ऊपर जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की है, इसको हम एक लंबे अरसे तक अगर मेंटेन करे रखें तो क्या इससे भी कोई मटेरियल में जो है वो एडिशनल स्ट्रेन क्रिएट हो सकती है? तो इसका आंसर है कि हाँ, हो सकती है। और इसी फिनोमिना को क्रीप कहते हैं। अ मटेरियल कैन डेवलप एडिशनल स्ट्रेन व्हेन लोडेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नोन एज क्रीप। क्रीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जो क्रीप का फिनोमिना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मटेरियल अंडर कांस्टेंट टेंशन होगा तो उसके अंदर स्ट्रेन आएगी। इसकी हम दो एग्जांपल देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक वायर की एग्जांपल लें, ऐसी वायर जिसको स्ट्रेच करके दो पॉइंट्स, दो स्पोर्स के दरमियान हमने फिक्स कर दिया है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो पॉइंट्स के दरमियान जो वायर है वो फिक्स्ड है लेकिन स्ट्रेच्ड है। अब ये स्ट्रेच चूँकि परमानेंटली स्ट्रेच है क्योंकि फिक्स्ड है दोनों पॉइंट से, तो टाइम का फैक्टर आ गया कि एक लेवल की स्ट्रेस हमने इस स्ट्रेच्ड वायर के ऊपर अप्लाई की हुई है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यू कर रही है। तो अगर हम टाइम के अलॉन्ग इस स्ट्रेस की इसके वायर के लिए डायग्राम बनाएं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास टाइम हो कि कितने टाइम तक हम ये स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास स्ट्रेस हो और हमने इस लेवल की स्ट्रेस अप्लाई की हुई हो और विद टाइम इसको अप्लाई करते रहें, तो आप देखेंगे कि चूँकि दोनों तरफ से ये फिक्स्ड है तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से वायर जो है इसके अंदर एक स्ट्रेन आना शुरू होगी, और उस स्ट्रेन के आने की वजह से ये जो वायर है ये थोड़ी लूज़ हो जाएगी। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई दफ़ा ये फिनोमिना घरों में भी मे भी ऑब्ज़र्व किया हुआ हो। तो ये जो वायर लूज़ हो जाएगी इस स्ट्रेच की वजह से, वो इस स्ट्रेन ही की वजह से होगी। और जब ये वायर लूज़ होगी तो चूँकि लूज़ हो गई, इसमें स्ट्रेन आ गई, तो इस स्ट्रेन के आने की वजह से अब चूँकि पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड हैं तो जो स्ट्रेस है इसके ऊपर, स्ट्रेस लेवल वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्रीप की वजह से इसमें स्ट्रेन आएगा, उस स्ट्रेन के आने की वजह से वायर जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो लूज़ होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर स्ट्रेस का लेवल जो पहले इतना था वो विद फर्दर इंक्रीज इन टाइम वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे एक और तरीके से ले लें कि सपोज़ करें कि वायर जो है या जो बार है या वायर है वो एक पॉइंट से फिक्स्ड है और दूसरे पॉइंट के ऊपर जो फ्री एंड है उसके ऊपर हम एक कांस्टेंट लेवल ऑफ लोड अप्लाई कर रहे हैं, और इसका ये जो एंड फ्री है, इसके फ्री होने की वजह से, लोड के अप्लाई होने की वजह से अगर किसी किस्म की इसमें क्रीप आएगी तो ये बार एक्सटेंड कर सकती है। यहाँ पे चूँकि ये बार इसके दोनों पॉइंट फिक्स्ड थे तो ये यहाँ पे वायर जो है वो स्लैग कर सकती थी, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकती थी। तो इस वायर के ऊपर अगर हम कांस्टेंट लोड अप्लाई करें और विद टाइम करें कि एक एक्सेस के ऊपर हमारे पास टाइम है, हम एक लेवल का जो है वो इसके अंदर स्ट्रेस अप्लाई करें, कांस्टेंट हमने स्ट्रेस अप्लाई करनी हो, तो चूँकि अब इसके अंदर विद टाइम स्ट्रेस अप्लाई हो रही है तो इसके अंदर स्ट्रेन आएगी, लेकिन हम स्ट्रेन जो आएगी हम उसके साथ साथ इसके ऊपर जो स्ट्रेस का लेवल है वो कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो जो स्ट्रेन है, इलोंगेशन है, वो ज़्यादा होती जाएगी और जो स्ट्रेस है वो इसके ऊपर एक ही लेवल पे रहेगी। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने टाइम के अगेंस्ट स्ट्रेस को ड्रा किया था और इस एग्जांपल में हमने टाइम के अगेंस्ट इलोंगेशन को ड्रा किया है। कि इलोंगेशन को इसलिए ड्रा किया है कि हम लोडिंग का लेवल या स्ट्रेस का लेवल वो सेम रख रहे हैं और इलोंगेशन को देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इलोंगेशन इस कांस्टेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस के ऊपर कैसे इंक्रीज़ कर रही है। तो जैसे जैसे टाइम ग्रो करेगा, टाइम ज़्यादा होगा, इस कांस्टेंट लेवल के ऊपर जो बार है इसकी इलोंगेशन इंक्रीज़ करती जाएगी। क्यों इंक्रीज़ करती जाएगी? क्योंकि हमने कांस्टेंट लेवल ऑफ लोड रखा हुआ है और करीब के फिनोमिना की वजह से इसके अंदर जो है वो लेंथ में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ये स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगी। तो मटेरियल्स की जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक ये कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड क्या है। अगर तो स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है तो मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा हत्ता कि वो फेलियर पॉइंट तक आ जाएगा। दूसरा इसका ये है कि जो स्ट्रेस है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है मटेरियल्स की वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ना सिर्फ ये कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कितनी है जो अप्लाई की गई है,
बल्कि स्ट्रेस कितनी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई की गई है इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट है इसका, एक है स्ट्रेस डिपेंडेंट पार्ट। तो जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है उसको क्रीप कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को अगर आप फॉर ग्रेटर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करें तो मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म कर जाता है। दूसरा इसका पार्ट है जो स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो स्ट्रेस डिपेंडेंट पार्ट है उसको स्लिप कहते हैं, यानी कि अगर मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म करे अंडर ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस डिपेंडेंट जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है इसको स्लिप कहते हैं, और जो टाइम डिपेंडेंट है उसको क्रीप कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फटीग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।